नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मैं आपके साथ अविनाश हूँ। देश में कई सारी संस्थाएं हैं जो बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर या किसी खास क्षेत्र को लेकर काम करती हैं। ऐसी ही एक संस्था है माय होम इंडिया, जिसके मैनेजिंग एडिटर मनोज मेनन जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पर्यावरण पोस्ट पर आने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो माय होम इंडिया है, माय होम इंडिया, इसके बारे में कुछ बताएं। 15 साल से भारत भर में काम करने वाली एक नेशनल एनजीओ है माय होम इंडिया। सुनील देवधर जी प्रचारक करके जब रुके थे तो उनके विचारों से शुरू हुआ एक एनजीओ है। पूर्वोत्तर के काम के लिए प्रारंभ किया हुआ एक संगठन है जो आगे जाकर अलग अलग क्षेत्रों में और काम करने लगा, जिसमें से एक काम है बच्चों को उनके माता पिताओं से जोड़ने का काम, जिसे हम सपनों से अपनों तक कहते हैं। राष्ट्रवाद पे मंथन, जिसके द्वारा कैंपसों में राष्ट्रवाद को पुनः ऊर्जा देने का काम हम करते हैं। और जन आरोग्य रक्षा, यानी कि लोगों को जो दूर दराज क्षेत्रों से बड़े शहरों में, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आते हैं और पेशेंट्स को लेकर आते हैं, उनके सहायता के लिए काम करते हैं। इसे प्रामुख्य से ये 4 आयामों में हम काम करते हैं। आपकी संस्था नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी काम करती है, तो नॉर्थ ईस्ट में कैसे काम कर रही है माय होम इंडिया? लोगों तक कैसे पहुंचा जा रहा है जो कि मुख्य धारा से कटे हुए हैं या कटे हुए थे कुछ समय पहले तक, उनको कैसे जोड़ा जा रहा है लोगों से? हमारा एक हेल्पलाइन चलता है जिसके द्वारा पूर्वोत्तर के, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अपने जो बांधव है, इनको पूरे भारत भर में सहायता प्रदान किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जो अड़चन है ये हमारे अहंकार और अज्ञान की वजह से है। हम जब भारत में पूर्वोत्तर के लोग जब आते हैं, अब विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं, तो उन्हें चीनी, नेपाली ऐसे बुलाया जाता है और उसकी वजह उनके फेशियल फीचर्स के जो विभिन्नता है, इसकी वजह से उनके पर जो हम टिप्पणियां करते हैं, ये राष्ट्र विघातक शक्तियां वहां पे उसका उपयोग हमारे देश के खिलाफ करते हैं। पिछले 15 साल से माय होम इंडिया का और बाकी सभी संगठनों का प्रयत्न से आज उस परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है। बहुत हद तक आज आपको सुनने नहीं मिलेगा जब पूर्वोत्तर से कोई दिल्ली आ रहा है तो मैं इंडिया जा रहा हूँ, ये नहीं बोलता। एक समय था जब पूर्वोत्तर से कोई अगर दिल्ली आया, बैंगलोर या मुंबई प्रवास करता था, वो बोलता था मैं इंडिया जा रहा हूँ, जैसे कि वो इंडिया का भाग नहीं है। वो उसके कारणीभूत हम भी थे और जो राष्ट्र विघातक शक्तियों का वहाँ काम चलता है वो भी था। अब दोनों को अंकुश लगाने का काम सफल प्रयत्न हुआ है। इस प्रयत्न को यदि हम बढ़ाते रहेंगे, अब एक सादा उदाहरण देता हूँ। अरुणाचल की भूमि चीन अपनी भूमि कहता है और अरुणाचल का व्यक्ति जब एक दूसरे को मुलाकात करता है तो जय हिंद का संबोधन करता है। वो बच्चा, और अस्खलित हिंदी बोलते हैं वो बच्चा जब दिल्ली या मुंबई आता है, उसे यदि चीनी बुलाया जाए तो उसके मन में होने वाली पीड़ा और वेदना का आप विचार ही कर सकते हो कि जिस भूमि को चीन अपनी कहते हैं और उसके विरोध में वो एक दूसरे को संबोधन जय हिंद करके कहते हैं, उसको वो जब दिल्ली में चीनी बुलाया जाता है तो वो पीड़ा जो रहती है, वो पीड़ा हमारे तरफ से नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान हमने रखना चाहिए। वहाँ पे बहुत विभिन्नता है, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे भाषाएं हैं, तो उसकी वजह से हमारे अज्ञान का उपयोग करके उनको हमसे तोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे था कि इतने आज़ादी के इतने सालों बाद, जुड़ने के बाद, इतने सालों से भारत से जुड़ा नॉर्थ ईस्ट और सारे जो छोटे छोटे कस्बे थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, वो आकर भारत से जुड़े। आज इतने सालों बाद भी क्यों आखिरी स्थिति ऐसा है कि उनको चीनी कहते हैं लोग? दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली में पढ़े लिखे लोग अच्छे खासे हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ने वाले बच्चों को चीनी कहते हैं लोग, जो कि अच्छे खासे छात्र होते हैं। वही तो कहता हूँ ना, ये अपने अज्ञान और दूसरा अहंकार मैंने कहा। कैसे है, हम जब शहरों में पले बड़े हैं, हम सहज रूप से किसी को चिढ़ाना, उनका मजाक उड़ाना, ये हम सहज भाव से करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है ये ध्यान में न रखते हुए करने के कारण ये होता है। दूसरी बात आपने कहा, हम 70 साल हो गए भारत के स्वातंत्र्य को, अब जाकर पूर्वोत्तर जो है ये भारत से ट्रेन के माध्यम से जुड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अभाव था इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का, उनसे संपर्क जो बना के, जब अब सभी प्रांतों के राजधानियों से जब ट्रेन जुड़ने लगेगा
संपर्क बढ़ेगा तो अपने आप देखोगे। मैं मूलतः केरल का हूँ, हमारे यहाँ पे 14 अप्रैल को विशु मनाया जाता है, उसी समय आसाम में बिहू मनाया जाता है। शब्द भी मिलते जुलते हैं। आप 2 दिन पहले नागालैंड में उत्सव हुआ जिसमें अंधकार के ऊपर उजाले का विजय मनाया गया। हमारे लिए, सबके लिए ये सब पता ही नहीं हमें। ये जब देखते हैं तो समानता बहुत सारी है। और ये समानता को ढककर सिर्फ जो चेहरे के भावों के अंदर जो फर्क है, वो चेहरा जो मोंगोलॉइड थोड़ा फीचर्स होता है उसका उपयोग कर कर उनके ऊपर जो आक्षेप लगते हैं। और हमारे विद्या जो शिक्षण पद्धति है उसकी भी अड़चन है। आपको अपनी शिक्षण पद्धति में कभी सिखाया नहीं जाता है। हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सिखाया जाता है, हमको रशियन रेवोल्यूशन, बोस्टन टी पार्टी पे सिखाया जाता है, लेकिन हमको कभी अपने यहाँ के लोगों के बारे में और उसके बारे में नहीं सिखाया जाता। इसके पीछे क्या वजह, क्यों नहीं बताया जाता? हमारे ही देश के लोग, हमारे देश का राज्य, वहाँ के लोगों के बारे में, जैसे कि हम बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ की कई सारी हिडन हिस्ट्री हैं, कई सारे फ्रीडम फाइटर वहाँ के रहे हुए हैं, लेकिन मुख्य धारा के लोग, ज़्यादातर जो शहरों के लोग हैं, जो दिल्ली मुंबई साइड के लोग हैं, सब उनको जानना ही नहीं चाहते या जानते ही नहीं हैं। क्या वजह है? आप अपने इतिहासों की किताबों में एक मतलब सालों का षड्यंत्र ही कहना चाहिए कि भारत को विघटन करने की जो प्रयत्न है वो ज्यादा अपने इतिहासों में रहा है, जोड़ने का प्रयत्न नहीं रहा है। यदि हम देखेंगे तो महाभारत रामायण काल से पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट है भारत से जुड़ा रहा है। आप अरुणाचल में जाएंगे तो रुक्मिणी अरुणाचल की थी, तो क्या ये भारत से अभिन्न हो सकता है? क्या नहीं है। लेकिन ये कभी बताया नहीं जाता है, ना अरुणाचल के लोगों को बताया जाता है, ना बाकी लोगों को बताया जाता है। तो आपका जो संबंध निर्माण होना चाहिए वो नहीं होता है। ये सोची समझी रणनीति के भाग था जिसको आज खंडित किया जा रहा है। आज हम एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब सादा उदाहरण देता हूँ, मैं काम करने लगा 1998 में, वो पूर्वोत्तर का काम करने लगा तो कुछ मेघालय से लोग महाराष्ट्र देखने के लिए, घूमने के लिए आया था। भारत मेरा घर करके एक उपक्रम चलता था जिसमें उन्हें महाराष्ट्र लाकर महाराष्ट्र में 10-15 दिन घुमाया जाता था। तो वो पूना में गणेश विसर्जन देखकर मुंबई आए थे और मुंबई में 3-4 दिन उनके साथ मुझे रहना था। तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि पूना में जो गणेश विसर्जन होता है तो तुल्य उत्सव हम भी मनाते हैं मेघालय में। तो यही बोलता हूँ, समानता है जब आप एक दूसरे को समझने लगते हैं। अभी अगर दूरी निर्माण करनी है तो कोई भी प्रांत भारत का ले लो, छोटा सा छोटा प्रांत ले लो, उसके भी 4 विभिन्न भाग कर सकते हो आप। 4 लोगों को अलग अलग चीज बता देंगे तो वो विभिन्नता सब जगह दिखाई दे सकती है। लेकिन जोड़ने का काम जब आप करेंगे, समानताएं देखने लगेंगे तो पूरे भारत भूमि में समानताएं, जैसे बोलते हैं ना, विश्वासों में ही नहीं अंधविश्वासों में भी हमारे यहाँ समानता है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक को। माय होम इंडिया नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करती है बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन वहाँ की एक बड़ी समस्या है महिलाओं और बच्चों को लेकर, जिनकी तस्करी बड़े पैमाने पे की जाती है या उनको ऐसे कामों में धकेल दिया जाता है शहरों में लाके, जहाँ से उनका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा हूँ कि महिलाओं की तस्करी को लेकर क्या काम कर रही है? महिलाएं नहीं, बच्चों की तस्करी में तो, क्योंकि शुरुआत जो मैंने बोला ना, दूसरा आयाम अपना चलता है सपनों से अपनों तक। इस आयाम का प्रारंभ भी इस कारण हुआ कि अपने चाय बागान के, आसाम के चाय बागान की कुछ बच्चियां एक रेड में पकड़ी गई और उनको चिल्ड्रंस होम में भेजा गया। तब वो आसाम के थे, चाय बागान के थे, चकमा थे, तो उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया गया माय होम इंडिया नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ। तो अपने कार्यकर्ता वहाँ गए और उनका काउंसलिंग कर उनको घर कहाँ ढूंढ कर निकाल कर घर पहुँचाना प्रारंभ किया। इससे जो काम बढ़ा है वो काम का नाम है आज अपना सपनों से अपनों तक। आपको जानकर आनंद होगा, 2700 से ज्यादा बच्चे आज हमने उनके माता पिता से जोड़ के दिया है माय होम इंडिया के जरिए। ये एक अद्वितीय काम है जिसके अंदर आप विश्वास नहीं कर सकते उतना आनंद मिलता है। क्योंकि बच्चा किसी आप जानते हैं, हमारे आजू बाजू में उदाहरण है कि रूट कर माँ बाप ने डांट दिया, रूट कर निकल जाना, निकल के कहीं ट्रेन पकड़ कर कहीं चले जाते हैं। अब उनको
अहंकार भी होता है, मतलब मैं अभी वापस कैसे जाऊं, इसके लिए शुरुआत में तो जब पूछा जाता है पूरा पता भी बराबर नहीं बताते। तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ निरंतर जाकर उनसे संपर्क बनाकर उनसे प्रेम भाव निर्माण करने के पश्चात उनसे वो एड्रेस निकाल कर लेते हैं, और कुछ दिन होने के बाद वो उसकी भी इच्छा जागरूक होती है कि उसे अपने अपने घर पे वापस जाना होता है, लेकिन तब तक शर्मिंदा होता है कि वो खुद जाकर नहीं वो ये कर सकता है। तो उसका जरिया बनकर हम फिर उसका परमिशन CWC से लेकर एस्कॉर्टिंग करके या पेरेंट्स को, माता पिता को यहाँ बुलाकर हम उनको जोड़ के देने का काम करते हैं। आपने जैसे कि बताया 2500 के आसपास बच्चों को आप लोगों ने वापस पहुंचाया है। ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में कि बच्चों को उनके माँ बाप तक पहुंचाया या माँ बाप तक बच्चों तक पहुंचाया जाए। राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है जिस पर माय होम इंडिया जमकर काम करती है। राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर चर्चा भी होती है और बवाल भी होता है, विवाद भी बहुत ज़्यादा होता है इसको लेकर। तो आप किस तरीके से, कितने प्रखर तरीके से आपकी संस्था राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चलती है? ये लज्जात्मक गोष्ट है कि बात है कि राष्ट्रवाद पे विवाद होना चाहिए। भारत भूमि ये अनादिकाल से एक रही है। हासेतु हिमाचल करके हमारे यहाँ पे वर्णित है। तो इसके अंदर मैंने जैसे आपको कहा, आपने पूछा ना इनको क्यों जोड़ा नहीं गया, तो अपने यहाँ पे एक सोची समझी रीति के अनुसार हमें अलग रखने का एक प्रयत्न चलता है जो राष्ट्र विघातक शक्तियां करती है। उनका एजेंडा है उसके पीछे। हमारा एजेंडा जोड़ने का है, और अगर जोड़ना गलत है आप कहते हो तो ठीक है, हम गलत है, लेकिन राष्ट्रवाद ये भारत के अंदर जोड़ने का भाव है। आप कोई भी हो, आप कहीं के भी हो, यहाँ की जो धरोहर है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति जो है, इसके आप मालिक हो। वो आपकी कुछ पीढ़ियों के पहले आप मतांतरण हो गया इसके लिए बदलता नहीं है, न ही आप कोई एक प्रांत को में रहते हो इसके लिए वो बदलता है। तो राष्ट्रवाद ये जो है, ये भाव कैंपसों में निर्माण करने के लिए राष्ट्रवाद पे मंथन ये विषय से हम कैंपस तक पहुंचते हैं, जहाँ पे आज एक नैरेटिव बनाया गया है। आप सोचिए, कल मैं JNU में था, दिल्ली में ये आपके है, यहाँ पे ये निकलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये दूसरे कोई भी देश में संभव नहीं है। ये 70 साल की हमारी जो व्यवस्था की ग्लानिता है, जो आज ये अवस्था तक हम पहुंचे हैं, उसको आज हम टक्कर देने की कोशिश कर रहे हो। उसके अंदर का आपने एक बात की JNU को लेकर, मेरा अगला सवाल ये होगा कि JNU में भी आपके माय होम इंडिया काम करती है, तो JNU का नाम लेते ही वही आप जो जैसा कि आपने कहा कि JNU का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में आता है कि वहाँ से एक नारा निकला कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो वहाँ के और कितने बच्चे हैं जो आपके साथ जुड़े हैं? और JNU में बहुत बड़े प्रमाण में पूर्वोत्तर के लोग बच्चे हैं। अब एक चीज याद रखिए आप, ये लेफ्ट जो इंटेलिजेंसिया है, लेफ्ट में इनका एक नैरेटिव सेट करने का तरीका होता है। उन्होंने जिस हिसाब से वो नैरेटिव सेट किया, अगर उनके पास 5 भी लोग हैं तो पीछे के 100 हमारे हैं दिखाकर आपके सामने चित्र का निर्माण करते हैं। वो झूठ निरंतर बोलकर उसको सत्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। JNU में भी बहुतांश है। JNU भारत के विभिन्न जगहों से लोग आकर पढ़ने वाले बच्चों का केंद्र है। तो JNU में पढ़ने वाले बच्चे बहुतांश ये राष्ट्रवादी हैं। अब अड़चन इसमें होती है शिक्षकों की। जो प्रणाली में बच्चे बैठे हैं उसमें बहुतांश शिक्षक जो है ये लेफ्ट लीनिंग होने के कारण उनके नीचे पढ़ने वाले बच्चों को दिखावा तो करना पड़ता है कि वो लेफ्ट लीनिंग है। अच्छा। तो अगर आप PhD के लिए कर रहे हो, आपका गाइड आपको आदेश देता है कि आप यहाँ आना है, तो ये जो तरीके से वो हर तरीके से उसको राष्ट्रवाद के इसको तोड़ने का उनका नैरेटिव दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो आज JNU में बहुत बड़े संख्या में कार्यकर्ता है जो राष्ट्रवाद के लिए झुंझ रहे हैं। मतलब ये है कि जो JNU में बच्चे अगर इस तरीके से जो देखे जाते हैं भीड़ में, उनको कहीं ना कहीं शिक्षकों द्वारा ही प्रमोट किया जाता है कि आप इस तरह के नारों में इन्वॉल्व हुइए या ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हुइए। इसमें दुमत नहीं है। आप जिस रोमिला तप्पर जैसे लोगों की छत्रछाया में जो बढ़ता है
आप इतिहास पढ़ेंगे, अशोक वाटिका ये सम्राट अशोक के ऊपर बना हुआ है, ऐसा जिनका कथन है। आप और इसके लिए कोई भी आधार हो तो मान सकते हैं। आप हिस्टोरियन हो तो आपके पास या तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होना चाहिए या हिस्टोरिकल जो राइटिंग्स है उसमें एविडेंस होना चाहिए। आप पहले ही एक विचार को, मतलब कोई भी साइंटिफिक एनालिसिस करना है तो पहले आप टेस्ट करते हैं और रिजल्ट तक पहुंचते हैं। ये रिजल्ट पहले बोलते हैं और उसके हिसाब से टेस्ट करते हैं, तो वो जब जैसे करेंगे आप तो गलत ही निष्कर्ष निकलेगा। वासुदेव कुटुंबकम, इस जो है संस्कृत का जो ये शब्द है, इसी को लेकर आपकी संस्था आगे बढ़ रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका रहस्य क्या है इस शब्द का और इसके आपके साथ जुड़े होने का। वसुदेव कुटुंबकम ये जो संकल्पना है, पूरा विश्व ये मेरा कुटुंब है, ये भारत में से अनादिकाल से चलने वाली संकल्पना है। हमारे यहाँ पे कोई भी विचारधारा को हमने मना नहीं किया है, सबको स्वीकृत किया है। हमारे यहाँ पे लेट नॉलेज फ्लो फ्रॉम ऑल साइड्स ऐसा बोला है। हमारे यहाँ पे बोला गया एकम सद विप्र बहुध वेदांती, ऐसी संकल्पना है। अब हमसे हमारा नाम जो है माई होम इंडिया है, माई ओन हिज इंडिया, मतलब पूरा भारत ही हमारा घर है। जब शुरुआत हुई थी तो पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों के लिए हुई थी, तो वहाँ के लोगों को कहीं पे भी भारत में अपना घर लगना चाहिए, ये धोरण था। भारत में ही नहीं, विश्व में कहीं पे भी वो भारतीय करके प्रकट होना चाहिए, ऐसी एक संकल्पना है। तो पहले अपने देश में हमको अपनापन लगे तो विश्व में तो विश्व अपना है करके हमें भाव ही है, तो वो निर्माण होगा। इसी संकल्पना से हम, ये बड़ी बात है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जहाँ पर यहाँ पर अलग देशों का समझा जाता था, वहाँ पे उनको ये आभास कराया जाए कि माई होम इंडिया, पूरा भारत अपना घर है। नॉर्थ ईस्ट की बात को लेकर फिर मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि नॉर्थ ईस्ट को पर्यटन से कब तक बहुत अच्छे से जोड़ा जा सकेगा, क्योंकि वहाँ इससे वहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और यहाँ के लोग भी जाएंगे तो वहाँ के लोगों से मुलाकात होगी और एक तरह से कनेक्शन जरूर बनेगा। शुरुआत उसकी अटल जी के सरकार के समय डोनर मिनिस्ट्री करके प्रारंभ हुआ। आज निरंतर डोनर मिनिस्ट्री के नाते और दूसरे सभी मिनिस्ट्रीज के नाते वहाँ काम, जैसे मैंने कहा रेलवे का काम जो है, अब रेलवे से जब जोड़ा जाता है, आप भी जानते हो, अगर आपको जाना है, आज लोगों के पास समय का अभाव होता है, वो चाहते हैं फ्लाइट पकड़ के जाएं, या तो जो फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते वो ट्रेन से, पर लेकिन पहुंचे जल्दी और जा सके। यदि आपको कहीं पहुंचने के लिए 3 और 4 दिन लग जाते हैं तो जाना आने में ही आपका जो समय है उसमें आपकी छुट्टी चले जाती है। बिल्कुल। तो ये जैसे पूर्वोत्तर के आप फोटोज देखोगे तो आपको विदेश में कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आप भ्रमण करने जाओगे तो विदेश की पूरी और स्वच्छता और इसके निमित्त आप विश्वास नहीं कर सकते उतना स्वच्छ रहता है। तो जैसे जैसे जुड़ता जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पर्यटन आज बढ़ रहा और बढ़ेगा। माई होम इंडिया की तरफ से कुछ समय पहले जो कि एक तस्वीर पोस्ट की गई थी, शेयर की गई थी, बड़ा चर्चा का विषय बना था वो कि शॉप विदाउट शॉपकीपर। तो आपने उसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये कहाँ का था, फिर ये किस तरीके से आप लोगों ने वहाँ की जो लोकल चीज़ें उनको प्रमोट करने की? बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिफरेंट ये दिखेंगे। महिलाओं के द्वारा संचालित जो भारत में एकमात्र शायद मार्केट होगा वो नॉर्थ ईस्ट का है। नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे तो इतने विभिन्नता दिखेंगे, उतने उसके अंदर आप विश्वास नहीं कर सकते वो सब दिखेगा। तो मतलब वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी हैं देखने के लिए, समझने के लिए, बट यही है कि वहाँ पर बढ़ावा देने की ज़रूरत है कि किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का डेवलप हो जाए कि लोगों को आने जाने में समय में कम लगे। अभी एक सवाल अंत में मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा कि माई होम इंडिया पर्यावरण को लेकर क्या काम कर रही है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का विषय नहीं है, ये इंडिया का विषय नहीं है, ये होल कंट्री, पूरे दुनिया का, होल वर्ल्ड का विषय है, ये पूरे विश्व का विषय है। इसके बाद कोई दुमत नहीं है। सबसे पहली बात आपको जानकर आनंद होगा, भारत में एकमात्र ऑर्गेनिक स्टेट है। वो नॉर्थ ईस्ट में है, सिक्किम। मतलब सिक्किम में जो भी प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्गेनिक है। मतलब ये आपको जानकर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और पर्यावरण, इसके अंदर का जो महत्व है ये आप जानते ही हो। जहाँ पे रासायनिक खत उपयोग ही नहीं किया जा सकता, ऐसा एक प्रांत है सिक्किम। और पर्यावरण के बारे में आप बोलोगे तो आज की वहाँ की परिस्थिति आप देखोगे तो आपको एक उदाहरण, लिविंग रूट ब्रिज करके एक ब्रिज है मेघालय में।
हम वहाँ गए थे तो जाने के लिए मेरे साथ एक मित्र थे जिनको अस्थमा है, वो 3 माला चढ़ने के लिए 3 बार रुकते हैं। वो भाई साहब हमारे साथ 800,000 स्टेप नीचे उतरे और वापस पैर में थोड़ी ये भी है, वापस चढ़े बिना कोई तकलीफ के। इतना शुद्ध वातावरण आज उधर है। आप पर्यावरण के लिए अब बिगड़ना हो सकता है, जैसे जैसे आप बोलते पर्यटक बढ़ेंगे ये बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे शिक्षण अच्छा है, लोग सजग हैं तो कम होगा ऐसा विश्वास है। पर्यावरण इस विषय को लिए पूर्वोत्तर ही मेरे हिसाब से तो भारत से थोड़ा आगे है, ऐसा मानना चाहिए। पर्यावरण के विषय में, पर्यावरण के विषय में अब इस वक्त हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ की स्थिति तो अगर पर्यावरण के लिहाज से देखा जाए, प्रदूषण के लिहाज से देखा जाए तो बहुत खराब है। तो ऐसे विषयों के लिए पौधारोपण को लेकर आपकी संस्था किस तरह के कार्य कर रही है? ये पिछले सप्ताह 10 दिन में ही हमारे यहाँ पे पौधारोपण का हमने कार्यक्रम किया था। जो कचरा है उसको ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट में बाइफरकेट करने का एक जागरण का अभियान किया था। तो पर्यावरण इस विषय पे निरंतर काम चलते रहता है। काम, क्योंकि जैसे बोले कोई भी विषय पर काम करना हो, पर अगर हम प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन ही नहीं मिले तो बाकी सब कर नहीं सकेंगे। तो अपने आजू बाजू के इसके लिए सजग होने के कारण अपने आजू बाजू में ऐसे कार्यक्रम निरंतर करते रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अपनी जानकारी शेयर करने के लिए और माय होम इंडिया के बारे में जानकारी देने के लिए। माय होम इंडिया इसी लोगों के लिए काम करती रहे और आगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे पर्यावरण पोस्ट, मैं आपके साथ हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।